बच्चों, हम लोगों का थर्मोमेट्री एंड हीट ट्रांसफ़र वाला टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने थर्मोमेट्री पूरी कर ली थी, टेम्परेचर स्केल्स पूरे कर लिए थे, थर्मामीटर्स क्या क्या होते हैं ये बता दिया था। इसके अलावा आपको जो है उसके अंदर एक्सपेंशन बता दिया था, लिक्विड का, सॉलिड का, है ना, ये सब हमने बता दिया था। और हमने जो है फेजर डायग्राम भी बना दिया था कि भाई सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर कैसे चेंज होता है, ट्रिपल पॉइंट वगैरह भी समझा दिया था, है ना। और टाइप्स ऑफ फेज चेंज भी समझा दिया था, मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन, होर फ्रोस्ट वगैरह, ये सब बता दिया था हमने आपको। अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र पर। देखिए, हीट ट्रांसफ़र जो है ना, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें हम 3 तरह के ट्रांसफर्स की बातें करेंगे, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र की बात ही क्यों करते हैं तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। हीट इज एक्चुअली एनर्जी इन ट्रांजिशन। इसका मतलब हीट का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो तभी होता है जब ट्रांजिशन होता है। तो हीट इज एक्चुअली एनर्जी इन ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन है उसी के अंदर ये एनर्जी होती है। तो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन, राइट। अब हम बात करते हैं कि 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तीन तरह से हीट का ट्रांसफर होता है। सबसे पहला मोड जो है वो है कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन जो है ना वो सॉलिड्स में होता है। तो कंडक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स, है ना। हीट ट्रांसफर ड्यू टू हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन takes place due to इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस और एजिटेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड एजिटेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर मोशन के कारण होता है। इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विथ नो मास ट्रांजिशन। मतलब मास का कोई ट्रांजिशन नहीं होता है, मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है। अब अगर आप रॉड को गर्म करना चाहते हैं तो देखिए क्या है, आप यहां स्टोव जलाइए इसके एक एंड पर। तो एक एंड पर अगर आपने स्टोव जलाया है तो क्या होगा, देखिए मैं बताता हूं क्या होगा। यहां वाला जो मॉलिक्यूल है ना, सबसे पास वाला मॉलिक्यूल स्टोव के, वो हीट लेगा और वाइब्रेशन करेगा, थोड़ा तेज वाइब्रेशन करेगा और दूसरे वाले से टकरा जाएगा तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन उसको कर देगा। फिर वो वाइब्रेशन करेगा, टकरा जाएगा तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन उसको कर देगा अगले वाले को। तो इस वाले मॉलिक्यूल ने उसको हीट दिया, उसके बाद उसको, इस तरह से हीट मिलती चली गई। आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते गए, हीट देते गए और चले गए। यही हाल इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होता है। अगर मेटल है, सॉलिड है, तो नेचुरल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का एजिटेशन होता है और मॉलिक्यूल्स का एजिटेशन होता है। कुल मिलाकर के हीट जो है यहां से स्टार्ट होकर वहां पहुंच जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है इसे कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन में नो रिजल्टेंट मास ट्रांसफर, ध्यान दीजिए, नो रिजल्टेंट मास ट्रांसफर, कोई रिजल्टेंट मास का ट्रांसफर नहीं होता है बेटा, है ना। नो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ट्रांसफर, ध्यान दीजिए, नो रिजल्टेंट
मॉलिक्यूलर ट्रांसफर, कोई मॉलिक्यूलर ट्रांसफर भी नहीं होता है, मॉलिक्यूलर ट्रांसफर भी नहीं होता है ना। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक collisions ऑब्लिक वाइब्रेशंस ऑब्लिक एजिटेशंस, मतलब उनकी आपस की लड़ाई झगड़े के कारण ही हीट ट्रांसफर हो जाता है। आपस का झगड़ा चलता रहता है। क्या हुआ, जैसे एक रॉड थी, उसको वहाँ से हीट मिली, है ना, यहाँ से हीट मिली, उसने दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का मारा, कहा ले तू भी ले थोड़ी सी समझ रहे हो, इस तरीके से हीट आगे बढ़ती चली गई, इसमें कोई मास ट्रांसफर नहीं हुआ। हम कंडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इससे पहले मैं जरा कॉन्वेक्शन को डिफाइन कर दूं आपको। कॉन्वेक्शन जो होता है इसमें मास ट्रांसफर होता है, कॉन्वेक्शन, है ना। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कॉन्वेक्शन, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर takes place in fluids, fluids का मतलब होता है liquids and air, takes place in fluids। हाँ जी, fluids का मतलब होता है एयर, गैस, लिक्विड, ये सब, है ना, ये सब फ्लूइड होते हैं बेटा, इनमें कॉन्वेक्शन होता है ना। हाँ देखिए, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कॉन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कॉन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कॉन्वेक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ मास ट्रांसफर, टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ मास ट्रांसफर। मास का ट्रांसफर होता है बेटा, मॉलिक्यूल खुद जाता है हीट लेकर के, तो मास ट्रांसफर होता है। कैसे, है ना। हाँ जी, देखिए, मास ट्रांसफर इन प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ध्यान दो, मास ट्रांसफर इन प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, mass transfer in process of convection takes place due to temperature difference and density difference, due to temperature difference and density difference, temperature difference and due to डेंसिटी डिफरेंस, हाँ जी, ध्यान दो, इन कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वो तो खैर सब में ही होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लो टेम्परेचर एंड मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। हाँ जी, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। जैसे मान लो आपका ये बर्तन है, इसमें सपोज पानी भरा है ना। हम लोग ज़्यादातर पानी ही भर लेते हैं, पानी भरना बहुत आसान होता है जी, खूब बहुतायत में हमारे अगल बगल में मिलता है, तो इसलिए पानी भरना आसान मिलता है, पैसे वैसे लगते नहीं है, पानी भर लेते हैं आराम से अपन, है ना। तो ये बर्तन है, इसमें पानी भर लिया।
ये स्टोव है, स्टोव जला दिया। अब देखिए होता क्या है, यहां वाला मॉलिक्यूल गर्म होता है। जब ये मॉलिक्यूल गर्म होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के कारण आर्किमिडीज लॉ के अकॉर्डिंग ये ऊपर उठता है। और यहां वाला जो भारी मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वजन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये नीचे आता है। फिर ये गर्म होता है, फिर ये ऊपर उठता है वॉल्यूम बढ़ने के कारण। और यहां से एक जो मोर डेंसिटी वाला है वो नीचे आता है। कुल मिलाकर के जो गर्म होकर के डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ वाला टेम्परेचर, ये जब मॉलिक्यूल गर्म होगा ना, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो लो डेंसिटी वाला जो मॉलिक्यूल है, जो हायर वॉल्यूम वाला है ना, वो ऊपर उठता है और हाई डेंसिटी वाले को नीचे भेजता है कि भैया जा, मैं तो गर्म होके आ गया, अब तू हो जा। ये बात, यहाँ वाला गर्म हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी, ये ऊपर गया आर्किमिडीज फोर्स के कारण। उस फ्रेंड को कहता है दूसरे वाले को कि भैया मैं तो गर्म होके आ गया, तू भी जा। फिर वो जाता है, वो कहता है तू जा यार, अब अपने पड़ोसी को, समझ गए। कुल मिलाकर के सब गर्म हो जाते हैं। ये कॉन्वेक्शन का प्रोसेस है, राइट। तो कॉन्वेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। तीसरा जो प्रोसेस है वो है रेडिएशन। रेडिएशन जो है ना, ये सब में होता है, सब में होता है। रेडिएशन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, फ्लूइड्स में लिक्विड गैस दोनों आ जाते हैं, फ्लूइड्स इन वैक्यूम ऑल्सो। हाँ जी बिल्कुल, बिना मतलब कि मटेरियल के भी ये इसमें चला जाएगा। तो जो रेडिएशन है ना, वो तीनों में होता है और वैक्यूम के अंदर भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, कंडक्शन आपके कोर्स में है तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं अभी। कॉन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। कॉन्वेक्शन की 2-4 बातें हैं, वो हम आपको नोट करा देंगे, कोई खास बात नहीं है। कॉन्वेक्शन है ना, ये आपके कोर्स में नहीं है। रेडिएशन आपके डिटेल में है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। रेडिएशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं कंडक्शन। देखिए आप टॉपिक डालिए हीट कंडक्शन। देखिए हीट कंडक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड मटेरियल है, और इस सॉलिड मटेरियल की खास बात यह है इस पीस की, दिस इज सॉलिड मटेरियल पीस, है ना। तो ये एक सॉलिड मटेरियल पीस है बेटा, सॉलिड मटेरियल पीस। इसकी खास बात है, इसकी लेंथ है ना जो L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। यहां इसका टेम्परेचर है हॉट और यहां इसका टेम्परेचर है कूल, यानी इधर गर्म है इधर ठंडा है। जब गर्म है और उधर ठंडा है तो नेचुरल हीट ट्रांसफर ऐसे होगा, है ना। तो ये आपका हीट ट्रांसफर होगा ऐसे से ऐसे, राइट। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो देखिए मैं बताता हूं। Q इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। Q इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। बेटा ये जो Q होता है ना, ये प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, हीट का ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, हीट का ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हीट ट्रांसफर जो है ना, क्रॉस सेक्शन के कारण ज्यादा होगा, है ना। हाँ वो तो नेचुरल है ना भैया, कि जितना ज्यादा चौड़ा रोड होगा, ट्रैफिक उतना ही ज्यादा निकल जाएगा। पतले रोड में से कम गाड़ियां निकल पाती हैं, जब हाईवे बन जाता है तो ज्यादा गाड़ियां निकल जाती हैं। ये बात है। तो Q प्रोपोर्शनल टू A, है ना। Q प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, TH माइनस TC। टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन में होता है Q। Q प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है बेटा। टाइम अगर ज्यादा मिलेगा फ्लो होने के लिए तो नेचुरल ज्यादा फ्लो होगा।
Q प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, जितना लंबा होगा उतना Q कम होगा। ध्यान दीजिए, रोड जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आप 100 किलोमीटर जाइए और आप 1000 किलोमीटर जाइए, तो भैया 1000 किलोमीटर जाने के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा, हीट कम जा पाएगी, है ना, 100 किलोमीटर ज़्यादा जा पाएगी। तो ये बात है, मतलब आप समझिए बात को कि जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो एरिया पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, वो टाइम पर डिपेंड करता है, वो एल पर डिपेंड करता है। क्यू, अब देखिए मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, है ना। तो मैं क्यू लिख रहा हूँ सबसे पहले, क्यू को, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टाइम अपॉन एल, ये बेटा क्यू है। हम बोलेंगे क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी एल अपॉन डेल्टा टी इंटू टी इज टाइम अपॉन एल, ये है बेटा। अब देखिए के को कहते हैं हम थर्मल कंडक्टेंस, के को क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए के थर्मल कंडक्टिविटी क्या क्या है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या है वो क्लियर कर लीजिए। के थर्मल कंडक्टिविटी है, क्यू है टोटल हीट ट्रांसफर, टोटल हीट ट्रांसफर, टी टाइम है आपका, है ना, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ जी, स्मॉल टी समय है, डेल्टा टी, एल क्या है, एल है लेंथ और पाथ गैप, लेंथ और पाथ गैप फॉर हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के लिए लेंथ और पाथ गैप है बेटा, ये है ना, ये बात। चलिए ये आपका आ गया। अब देखो क्यू को मैं क्या, इसको के को क्या लिख रहा हूं, के इज थर्मल कंडक्टिविटी, के थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी मैं डायमेंशंस भी पता लगाऊंगा, इस यूनिट भी पता लगाऊंगा, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। थर्मल कंडक्टिविटी को देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, वहां से लिखूंगा कैपिटल क्यू हीट एनर्जी है, एल लंबाई है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा टी टेम्परेचर है और टी टाइम है, राइट। चलिए जी, के को हम लिखेंगे कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू को क्या बोलेंगे, एनर्जी, एनर्जी माने m1 L2 T-2, L है L1, A है L2, डेल्टा टी है आपका केल्विन, केल्विन है नहीं टेम्परेचर, टी है आपका टाइम। आप चेक करिए के बराबर, तो आपका के क्या आ जाएगा, के आ रहा है आपका m1 L0 T माइनस, एक मिनट, m1 L1 आएगा ना, ये भाई L2 से L2 गया, वो L1 बचा है ना, एक L1 T-3 K-1, ये आपका K आ गया बेटा, ये आपका क्या आ गया, K आ गया। अब देखिए इस K की अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो मैं क्या लिखूंगा, K की यूनिट मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान दो कहां से लिखूंगा मैं यूनिट, यूनिट यहां से लिखूंगा, Q मतलब जूल होता है, Q मतलब जूल होता है, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, है ना। ये जूल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं, जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट। तो के हो जाएगा वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये आपका के आ गया। ये जो है ना, इसको आप पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, के को, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। हाँ, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, है ना, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, ये आपका H आ गया। अब देखो एक बात बताऊं, ये जो Q है ना, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं Q को, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज पावर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज पावर। देखिए मैं पावर की बात कर रहा हूं, POWER पावर, पावर को मैं कहूंगा dQ अपॉन dt, दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ध्यान दीजिए ये होता है के ए
डेल्टा टी अपॉन एल, बस यही आएगा बिल्कुल। ये आपका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया बेटा। ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है ना, इसे हम कहते हैं थर्मल करंट। इसका नाम है ITH, ITH। इसे हम कहते हैं थर्मल करंट, थर्मल करंट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, ये थर्मल करंट है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि T जो टेम्परेचर होता है ना, इसे हम थर्मल पोटेंशियल कहते हैं। T इज थर्मल पोटेंशियल। हाँ जी, आप ये जरा पोटेंशियल वाले जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है। पोटेंशियल वर्ड, इसका मतलब बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। देखिए, एक तो मैं पोटेंशियल वर्ड के बारे में बात करता हूं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। एयर फ्लोज फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। ऑल गैसेज फ्लोज फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, है ना। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये जो फ्लोज फ्रॉम है ना, इसका नाम पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। तो देखो क्या क्या हुआ। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर बहता है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, राइट। फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। पानी बहता है ऊपर से नीचे की तरफ। गंगा नदी बहती है ऊपर से नीचे की तरफ, पहाड़ों से आती है, हिमालय से नीचे की तरफ बहती है। ये हाई एल्टीट्यूड क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों से आती है, नीचे की तरफ गंगा नदी बहती है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हाइट को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। इसके अलावा जो आपका वो है प्रेशर, उसको कहते हैं फ्लूइड पोटेंशियल। पोटेंशियल के कारण फ्लूइड बहता है, दैट इज फ्लूइड पोटेंशियल इज द प्रेशर। हीट पोटेंशियल इज द टेम्परेचर। डेल्टा टी को हम कहते हैं थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ध्यान दीजिए, डेल्टा टी ये होता है थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो मेरे एक बात सुनो, हमने आई थर्मल को कहा डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी इज थर्मल करेंट। डी क्यू अपॉन डी टी इज व्हाट, थर्मल करेंट। थर्मल करंट, ये जो थर्मल करंट था ना, ये आपका क्या हो गया, आई थर्मल इज डी क्यू अपॉन डी टी, थर्मल करंट। ये जो थर्मल करंट जो है, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो या पावर, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया, राइट। अब देखिए, न्यूटन्स लॉ, वो सॉरी, ओम्स लॉ क्या कहता था। ओम्स लॉ कहता था आपके, ओम्स लॉ आप जानते हैं क्या कहता था, V इक्वल टू आई आर। आपका ओम्स लॉ कहता था V प्रोपोर्शनल टू आई आर। तो R क्या होता था, R होता था V अपॉन आई। ये आपका ओम्स लॉ था। आज हम यहां पर भी ओम्स लॉ की बातें ही करेंगे। तो देखिए, ओम्स लॉ इन कंडक्शन, ओम्स लॉ इन कंडक्शन। इन कंडक्शन में ओम्स लॉ क्या है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। कंसेप्ट वही है सारा का सारा, आर यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने कहा पोटेंशियल अपॉन करंट। तो पोटेंशियल क्या है, थर्मल पोटेंशियल है डेल्टा टी। डेल्टा टी थर्मल पोटेंशियल है बेटा, और आई टी एच थर्मल करंट है। इसे हम कह देंगे आर थर्मल। इसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है इसका नाम, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस। अब देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखूंगा तो मैं बड़ा ही क्लियर कट लिख दे रहा हूं, डेल्टा टी अपॉन आई थर्मल। देखो बड़ा, डेल्टा टी अपॉन आई थर्मल को मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। आई थर्मल कहां है जी, आई थर्मल कहां है जी,
ये है आई थर्मल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये है आई थर्मल, वो गया, ये रहा आई थर्मल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये आई थर्मल है बेटा। इस आई थर्मल को मैं अब वहां लिखूंगा, नीचे लिखूं, हाँ देखिए इसको उठा करके के ए डेल्टा टी अपॉन एल, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो इसको लिख देंगे हम एल अपॉन, ये है बेटा, ये आपका आर थर्मल है, ये आपका आर थर्मल। अब मैं यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। आपको हमने कहा के बराबर क्या, के को मैंने कहा थर्मल कंडक्टिविटी, के को मैंने क्या कहा, थर्मल कंडक्टिविटी, ये मैंने के को कहा, राइट बेटा। 1 अपॉन के को क्या बोलूंगा मैं, 1 अपॉन के को मैं बोलूंगा थर्मल रेजिस्टिविटी। थोड़ा सा आप वर्ड का डिफरेंस समझिए, के को मैंने कहा थर्मल कंडक्टिविटी, अब 1 अपॉन के को मैं कह रहा हूं थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी, कुछ नहीं, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, है ना। हाँ, तो ये रेजिस्टिविटी है, इसको हम सिग्मा कह सकते हैं या इसको आप रो कह सकते हो, रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी। तो रो थर्मल है ना, रो थर्मल। तो देखिए मैंने क्या कहा, आर थर्मल, 1 अपॉन के को कहा रो थर्मल, थर्मल रेजिस्टिविटी, एल अपॉन ए। ये बिल्कुल रो इक्वल टू एल अपॉन ए वही आ गया है आपका जो ओम्स लॉ में होता था, ओम्स लॉ में होता था, हमेशा यही होगा, राइट। और हमेशा जो आई थर्मल आएगा, करंट आई थर्मल, ये आएगा डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर थर्मल, ये हमेशा यही आएगा, राइट। तो ये आपका आर थर्मल। अच्छा, इसके अंदर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी वैसे के वैसे लगेंगे, वैसे के वैसे लगेंगे। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टर्स। जैसे मान लो ये एक रॉड है बेटा, ठीक है, ये एक रॉड है, मान लीजिए ये एक रॉड तांबे की बनी हुई है ना। मान लो एक दूसरी रॉड हम बना देते हैं, है ना, वो मान लीजिए किसी दूसरे मटेरियल की बनी हुई है, दूसरी रॉड बन गई, सीरीज में लग रही है ना, सीरीज। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टर्स। मान लीजिए एक चौथी रॉड हम और लगा देते हैं, है ना, हाँ जी, मान लीजिए वो ये वाली 3 रॉड्स लग गई, है ना, 3 रॉड्स लग गई, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर इसका रेजिस्टेंस R1, थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसका थर्मल रेजिस्टेंस है R2, इसका थर्मल रेजिस्टेंस है R3। तो मैं सबसे पहले तो रिजल्ट बता देता हूं आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ प्राचीन काल में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस इन सीरीज, बिल्कुल वही है, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। R थर्मल टोटल, R थर्मल टोटल क्या आएगा, R थर्मल 1 प्लस R थर्मल 2 प्लस R थर्मल 3, बिल्कुल इसी तरह से आएगा ये, राइट। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ बड़ा सिंपल है, आप देखिए क्या प्रूफ हो रहा है यहां पे। मान लो इस रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1 है, इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा T2 है, इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा T3 है, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं। अच्छा, आई थर्मल, आई थर्मल बेटा थर्मल करंट होता है, थर्मल करंट होता है। आपको मैं बता दूं कि सीरीज में थर्मल करंट पूरा यहां से लेके वहां तक बहता है, रुकता नहीं है, कभी कभी रुकता नहीं है, यानी थर्मल करंट जो है कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सीरीज के अंदर सेम रहेगा, सीरीज में सेम रहेगा, थर्मल करंट चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। वोल्टेज जो है वो ऐड होंगे, सारे वोल्टेज सारे ऐड होंगे। तो नेट डेल्टा टी कितना आएगा, नेट डेल्टा टी आएगा टोटल, नेट डेल्टा टी आएगा टोटल, क्या, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, ये आपका नेट डेल्टा आ गया, है ना, हाँ नेट आ गया डेल्टा टी। ये वोल्टेज है एक्चुअल में, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, करेक्ट।
हमने ओम्स लॉ ने बताया V इक्वल टू क्या, IR। यहां आपका थर्मल वोल्टेज है ना, वहां पर V इलेक्ट्रिक करंट था प्राचीन काल में 10th क्लास में, आज आपका यहां पे थर्मल करंट आ गया, थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ये भी वोल्टेज ही है ना। तो देखिए मैं कहूंगा I थर्मल इंटू R थर्मल टोटल, R थर्मल टोटल, T माने टोटल, इट इज इक्वल टू I थर्मल तो कांस्टेंट है बेटा सब जगह, इसलिए उसको तो आप वैसा का वैसा लिख देंगे, बस इसको लिख देंगे R थर्मल 1 प्लस I थर्मल, R थर्मल 2 प्लस I थर्मल, R थर्मल 3। कोई खास दमदार बात नहीं हो रही है, I थर्मल से I थर्मल काट देंगे सब तरफ से, कुल मिला करके आपका ये R थर्मल टोटल आ गया है। यानी सीरीज में अगर लगे हैं तो R थर्मल 1 होगा प्लस R थर्मल 2 होगा, थर्मल रेजिस्टेंस की बात हो रही है जी, R थर्मल 3 होगा, सीरीज में लगे हैं तो, सीरीज में लगे हैं तो। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल स्लैब्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल स्लैब्स या मेटेलिक स्लैब्स या जो भी है, मतलब थर्मल रेजिस्टर्स हैं, है ना, स्लैब से बनी हुई है जी। तो देखिए एक स्लैब आपकी ये है, मान लीजिए ये सोने की है ना, दूसरी स्लैब ये है आपकी, मान लीजिए चांदी की है, चांदी, ठीक है साहब। तीसरी स्लैब ये है, मान लीजिए ये ग्रेफाइट है, ठीक है। तीनों पैरेलल में लग गई हैं जी, पैरेलल में लग गई हैं। अब देखिए ये पैरेलल में लगी है, पैरेलल में लगी है तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम आएगा सबका, तो पैरेलल के अंदर डेल्टा टी विल बी सेम फॉर ऑल, फॉर ऑल डेल्टा टी सेम होगा बेटा सबके लिए, सबके लिए डेल्टा टी सेम होगा, है ना। अच्छा डेल्टा टी सबके लिए सेम होगा, करंट अलग आएगा, तो मैं कहूंगा आई थर्मल नेट, आई थर्मल टोटल, TOTAL टोटल, इट इज इक्वल टू आई थर्मल 1 प्लस आई थर्मल 2 प्लस आई थर्मल 3। अब आप इसका मतलब समझिए, मान लो पहले वाले में I1 है ना, दूसरे वाले में I2 है, तीसरे वाले में I3 है, ऐसे है ना, I1 I2 I3 है ना, ये हो गया। अब देखिए आई थर्मल टोटल की बात करेंगे हम, तो मैं कहूंगा आई क्या होता है, आई क्या होता है बताओ, आई क्या होता है, मैं बताता हूँ आई क्या होता है। इधर देखो, हमने बताया था आपको आई बराबर V अपॉन R, आज हम आई थर्मल बताएंगे आपको डेल्टा T अपॉन R थर्मल, ये ध्यान रखना, बिल्कुल वही वही वही, आई बराबर V अपॉन R, आई बराबर V अपॉन R, सेम चीज है ना, हाँ कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप देखेंगे आई थर्मल टोटल की जब मैं बात करूंगा तो मैं कह दूंगा डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल टोटल, ध्यान दो आर थर्मल टोटल, टोटल यहां पे बोलूंगा डेल्टा T1 अपॉन आर, डेल्टा T1 तो है ही नहीं साहब, यहां तो बराबर ही है सारे, T1 T2 कहाँ है डेल्टा में, यहां थर्मल में आएंगे, आर थर्मल 1 प्लस डेल्टा T आर थर्मल 2 प्लस डेल्टा 3 आर थर्मल 3, है ना, ये हो गया रिजल्ट, राइट। अब देखो आप, हम यहां पर ये बोलेंगे कि 1 अपॉन रिजल्टेंट आर थर्मल टोटल नेट, NET नेट, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर थर्मल 1 प्लस 1 अपॉन आर थर्मल 2 प्लस 1 अपॉन आर थर्मल 3। इस तरह से आप जो है ये आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने थर्मल रेजिस्टेंस का जो है ना ये समझ लिया। अब देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई स्क्वायर है और सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ रॉड्स हैं, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, सब कुछ आइडेंटिकल है ना, सब कुछ आइडेंटिकल है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो देखिए क्या होगा बेटा, ये 0 है वो 80 है, तो इस 80 डिग्री सेल्सियस से हीट फ्लो स्टार्ट होगी, क्या होगी, हीट फ्लो स्टार्ट होगी। हीट फ्लो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा।
अगर ये स्क्वायर है तो, अगर ये सॉरी अगर ये स्क्वायर है तो, ये मैंने स्क्वायर ही बनाया या कोई रेक्टेंगल तो नहीं बना दिया मैंने? हाँ, रेक्टेंगल लग रहा है क्या? हाँ, कुछ रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। चलो स्क्वायर बनाते हैं, है ना, स्क्वायर बनाते हैं, है ना। मैं स्क्वायर बना रहा हूं, देखना, स्क्वायर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ स्क्वायर। स्क्वायर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अरे बाबा रे, स्क्वायर। एक मिनट बेटा, चलिए जी, स्क्वायर बना दिया। ये बात एकदम स्क्वायर बनाया आपकी बार, यानी कोई छोटी मोटी नहीं है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बराबर एग्जैक्ट। ये यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कहा मैंने, ये यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस कहा। बेटा हाई टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर होगी तो इधर से हीट ट्रांसफर आएगी, उधर से हीट ट्रांसफर आएगी, इधर से हीट ट्रांसफर आ रहा है, हीट आ रही है, हीट आ रही है, गर्मी आ रही है। होगा क्या? होगा ये कि भैया ये 80 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, हमने फिक्स कर रखा है। ये तो यहाँ पे 80 पे मेंटेन किया, यहाँ पे 0 पे मेंटेन किया, यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर का जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टेम्परेचर का क्या होगा? इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप बात को समझ जाइए, है ना। यानी बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर रॉड है, बराबर बराबर बटेगा। चलिए अब की बार में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर रेक्टेंगल बना रहा हूँ। आप देखना थोड़ा सा डिफरेंस करूँगा मैं, रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की है मैंने। अरे बाबा रे, रेक्टेंगल सीधी लाइन नहीं आई ना। अब चलिए कोशिश कर दी हमने, राइट, ये लो जी। अब देखिए रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इस साइड की लंबाई a है, इस साइड की लंबाई कितनी है? a है, और इसकी लंबाई 2.5 a है। थिकनेस आइडेंटिकल है, थिकनेस आइडेंटिकल है, ये a है और ये 2.5 a है, वो a है और ये 2.5 a है। समझिए बात को समझने की कोशिश करिए। ये 0 डिग्री सेल्सियस बनाया है मैंने, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस बनाया है ना। यहां वाला जो एंड है इसको मैंने 105 डिग्री सेल्सियस ले लिया, जानबूझ करके ऐसा लिया गया है, 105 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखो ये a है बेटा और ये 2.5 a है। आप अनुमान लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि यहां से हीट चलेगी, यहां से हीट चलेगी, हीट चलेगी, हीट चलेगी, गर्म से गर्म, गर्म से चलता ना बेटा, हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, राइट। बताइए जरा यहां का टेम्परेचर क्या आएगा? अपना अपना अकल लगा के सोचो जरा 2 मिनट के लिए, फिर मैं बताता हूं। हाँ सोचो जरा 2 मिनट के लिए सब लोग, फिर हम बताएंगे। करो। देखो ये 2.5 है और वो a है, यानी मैं अगर इसका टोटल करता हूं तो 3.5 है, वो भी 3.5 है ना। जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आने वाला है वो इवनली आने वाला है। तो आप ऐसा करिए, 105 को 3.5 से डिवाइड करिए, इट विल कम 30, यानी कि 30 आएगा, है ना। 30 आने का मतलब क्या होता है? 30 आने का मतलब यह होता है कि यहां से यहां तक 30 का ड्रॉप आएगा। 30 का ड्रॉप आएगा तो 105 में से 30 जाते हैं तो आजकल 75 बचते हैं, यानी यहां 75 डिग्री सेल्सियस आएगा और यहां 75 डिग्री सेल्सियस आएगा और यहां 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप जो है ना 105 में से 75 का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा? 30 आएगा।
30 आएगा, राइट। और फिर 75 का भाग लगाइए यहाँ पर, देखो आप जरा क्या आने वाला है। ये आपका आएगा 30 और 30, तो मेरे को लगता है ये 1/2.5 आएगा। यही तो आपका रेशियो यहाँ पर है। ये 2.5 है, वो 1 है, ए है, और ये 2.5 ए है। तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ड्रॉप जो आएगा टेम्परेचर का, वो उसी रेशियो में आएगा। क्यों आएगा उस रेशियो में? क्योंकि अपना फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ, वो सॉरी ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ है V बराबर IR। तो I तो बेटा सेम रहेगा, V प्रोपोर्शनल टू R है ना। V प्रोपोर्शनल टू R है, और R क्या था? R प्रोपोर्शनल टू था L, R प्रोपोर्शनल टू L था। देखिए आज हमने यही बात यहां पे की है। V की जगह क्या लिया है? डेल्टा T लिया है, डेल्टा T बराबर I थर्मल इंटू R थर्मल। I थर्मल तो कांस्टेंट रहेगा एक लाइन के अंदर, तो डेल्टा T आएगा। डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू R थर्मल है, और R थर्मल मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आज ही बताया है, 1/K L/A। यानी R थर्मल जो है ये प्रोपोर्शनल टू L है, बस उसी रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया उसको, समझ गए? तो ये आपका है। आप लोग अपना फॉर्मूला चार्ट निकालिए तेजी स्पीड से, फॉर्मूला चार्ट खोलो। देखिए फॉर्मूला चार्ट का अब आपका पेज नंबर 1 पे आ जाइए आप। पहले हमने जो फॉर्मूला चार्ट डिस्कस किया था ना, वो पेज नंबर 3 और 4 डिस्कस किया था। आज आप फॉर्मूला चार्ट के पेज नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए ये सब किया। अच्छा, इक्विवेलेंट वो तो आप निकालते रहिएगा, उसकी कोई इतनी खास बात नहीं। जैसे ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब्स एंड रॉड्स दे रखा है, तो वो तो आप इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आ ही जाएगा आपका। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस के बाद में आपको ये करना पड़ेगा, ये वाला, ये जो चीज़ है ना, ध्यान दीजिए, R थर्मल। आज की हमारी जो पढ़ाई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, 1/K L/A। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज, राइट। तो ये चीज़ है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक्स इन विंटर्स, ठीक है। तो ये मैं आपको 1 मिनट जरा, चलो अगले लेक्चर में कर लेंगे इसको, तो है ना। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में हम ये रेडिएशन चालू कर देंगे, है ना। आप एक काम करिएगा कि जो ये आपके फॉर्मूला चार्ट में कॉन्वेक्शन की जो लिख रखे ना, ये इनको आप नोट्स में लिख लीजिएगा बस, केवल, है ना। कॉन्वेक्शन को नोट डाउन कर लेना आप सारा फॉर्मूला चार्ट में से। कॉन्वेक्शन प्लीज नोट कर लीजिएगा आप इनको, है ना, नोट डाउन। देखिए कॉन्वेक्शन में क्या क्या लिख रखा है उसको नोट डाउन करना है खाली, और कुछ नहीं है। कॉन्वेक्शन है यहाँ राइट साइड में, देखिए आप पेज नंबर 1 पर सबसे ऊपर, हीट फ्लो ड्यू टू मॉलिक्यूलर शिफ्टिंग और मास शिफ्टिंग। बिल्कुल, मॉलिक्यूलर शिफ्टिंग होती है, मास शिफ्टिंग होती है ना। नेचुरल कॉन्वेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। जनरली हॉटर रीजन इज लो डेंसिटी एंड कोल्डर रीजन इज हाई डेंसिटी रीजन, राइट। ग्रेविटी ऑल्सो प्लेस अ विटल रोल इन दी नेचुरल कॉन्वेक्शन। देखिए नेचुरल कॉन्वेक्शन में आपको पता है, हमने अभी भी कहा था आपको, आज कॉन्वेक्शन में कहा था कि हल्का होने के बाद में जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कौन सा? यहाँ से देखो, ये जब डेंसिटी कम हुई थी तो ये ऊपर गया था, तो फोर्स कौन सा लगा था? आर्किमिडीज लॉ। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। आर्किमिडीज लॉ ग्रेविटी के कारण लगता है। बायोन्सी फोर्स हमेशा ग्रेविटी के कारण लगता है, राइट। तो आप जो कॉन्वेक्शन है ना, उसके अंदर नेचुरल कॉन्वेक्शन डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, ये नेचुरल होता है। फोर्स कॉन्वेक्शन तो साहब आपकी मर्जी है। फोर्स कॉन्वेक्शन हम पंखा चलाते हैं, अब देखो कूलर चलाते हो आप, तो कूलर चलाते हो तो क्या होता है? बाहर रेरिफाइड एयर होती है, अंदर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। लिटिल भले ही से वो मतलब बहुत थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, लेकिन होता है। अपने घर के अंदर प्रेशर ज़्यादा, बाहर प्रेशर कम होता है ना। तो होगा क्या कि जो कूलर चलाते हो वो बाहर से अंदर भेज देता है हवा को, तो वो तो फोर्स्ड कॉन्वेक्शन हुआ। दैट इज फोर्स्ड कॉन्वेक्शन। फैन इज फोर्स्ड कॉन्वेक्शन, ब्लोअर इज फोर्स्ड कॉन्वेक्शन। हमारे जो ब्लोअर चलते हैं गर्मियों में, जैसे हम देखते हैं गर्मियों के अंदर कि हीटर के अंदर ब्लोअर होता है। अब जब हीटर के अंदर ब्लोअर चलता है तो वो क्या होता है? फोर्स्ड कॉन्वेक्शन होता है वो, राइट। तो फोर्स्ड कॉन्वेक्शन, इसको आप नोट डाउन कर ले। नेचुरल कॉन्वेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, है ना। हार्ट इज गुड एग्जांपल ऑफ, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ये कॉन्वेक्शन की सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्वेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो 3-4 बातें हैं ना, ये जनरली कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है, कुछ पढ़ाई लिखाई का इसमें नहीं है, है ना। जैसे हार्ट जो है
इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स्ड कॉन्वेक्शन, कि नेचर के अगेंस्ट जाता है हार्ट। देखिए हार्ट किसने बनाया? नेचर ने, और नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट काम करता है हार्ट। अरे वाह, क्या बोल रहा हूं मैं। हार्ट बनाया भगवान जी ने, नेचर ने बनाया हार्ट। हमारा हार्ट किसने बनाया? नेचर ने बनाया, भगवान जी ने बनाया। और ये हार्ट जो है नेचर के अगेंस्ट काम करता है। देखो कैसे, मैं खड़ा हूं, बिल्कुल खड़ा हूं। हार्ट क्या कर रहा है मेरा? मेरा हार्ट ब्लड को नीचे से पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, और सिर तक पुश कर रहा है उसको। देखिए हार्ट क्या क्या काम कर रहा है। मेरे जो हार्ट जैसे यहां पर है ना, हार्ट तो यहां है, अब यहां से वो क्या कर रहा है? नीचे से ब्लड को पुल कर रहा है और ऊपर सिर तक ब्लड भेज रहा है। तो दैट इज अगेंस्ट द नेचर। नेचर तो चाहती ही नहीं है किस चीज को नीचे से ऊपर भेजना। धरती माता तो हर चीज को नीचे चाहती है? लेकिन देखो हार्ट उल्टा काम कर रहा है। भगवान जी ने किया है साहब, क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ये हार्ट जिस दिन काम करना बंद कर देता है उस दिन नमस्ते हो जाती है, परमानेंट नमस्ते हो जाती है फिर। है ये हार्ट चीज जोरदार बनाई है। फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स्ड कन्वेक्शन है। चलिए, तो ये आप लोग जो है ना इसको नोट डाउन कर लेना, कन्वेक्शन की सारी बातें। और जो है ना ये जो ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द लेक, ये हम आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे, या तो जूम सेशन में पढ़ा देंगे, है ना। और थर्मल रेडिएशन भी आपको हम पढ़ाएंगे, राइट। चलिए, तो ये मेरे को लगता है 1-2 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी डीपीपी करनी है आपको, ठीक है। चलिए, नमस्ते।